नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस, उनके कॉज और इफेक्ट का एनालिसिस, कुछ बढ़िया आर्टिकल्स का, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अब देखिए, काफी सारी डिमांड्स आती रहती है हमारे पास। कई लोग हमें कह रहे हैं एडिटोरियल को भी डिस्कस करने के लिए। इसके अलावा कई लोग कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बताएं सारे जो न्यूज हैं और आर्टिकल्स हैं उन्हें। तो हम हर चीज को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो प्लीज जरूर जो भी आपके रिकमेंडेशन है हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं, आपको जो भी चीजें लगती हैं कि और ऐड होनी चाहिए इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल। कई बार हम एआई डिस्कस कर रहे होते हैं, आप देख रहे होंगे मल्टीपल आर्टिकल्स होते हैं एआई के। तो आज भी पहला आर्टिकल वही है। यहाँ ये हेडलाइन कह रहा है, इंडिया मस्ट डेवलप सॉवरेन एआई इंफ्रा, IBM CEO कृष्णा। IBM काफ़ी बड़ी कंपनी, आप सब लोग जानते होंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। और इनके जो CEO हैं कृष्णा, उनका कहना है कि इंडिया के लिए ये बहुत नेसेसरी है कि अपना खुद का एक सॉवरेन AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनका कहना है कि हर एक कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया के पास होना चाहिए सॉवरेन कैपेबिलिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉवरेन कैपेबिलिटी मतलब हमारा खुद का बनाया हुआ कुछ AI। ऐसा नहीं कि हम गूगल का यूज़ कर रहे हैं या ChatGPT या दूसरी जो कंपनीज हैं माइक्रोसॉफ्ट बना रही है, हम उनका जो मॉडल है वो यूज़ कर रहे हैं। हम खुद एक मॉडल डेवलप करें। और अब आप देख रहे होंगे कि ये जो कंपनीज भी कर रही हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे भी इंडियंस ही काम कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग, आप देखिए उनके जो CEOs हैं, जो टॉप कंपनीज है AI की, यहाँ पर देखिए आप, चाहे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, यहाँ पर बहुत सारे इंडियन इंजीनियर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं बना सकते, बट हमें चाहिए होगी हेल्प गवर्नमेंट से भी, आई गेस। क्योंकि अब जो है यहाँ पर आप देखिए, अब काफ़ी देर भी हो चुकी है। कई सारे कंपनीज अपने AI मॉडल्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। तो अगर अभी हम बनाना शुरू करते हैं तो हमें गवर्नमेंट से बूस्ट ज़रूर चाहिए होगी। कृष्णा जो इस वक्त B20 समिट के लिए थे, हमारे देश में आए हुए थे, उन्होंने सिलेक्ट मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि IBM ने सजेस्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि एक नेशनल AI कंप्यूटिंग सेंटर बनाए। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ है हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर जी के साथ। और उन्होंने कहा, हम बिलीव करते हैं कि हर एक कंट्री के पास कुछ सॉवरेन कैपेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसके कनेक्शन में उन्होंने कहा कि इंडिया को ज़रूरत है कि वो एक कंप्यूटिंग और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो यहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अगर आप इसे अलग अलग पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं तो, एंड आप इसे अपने आप के लिए भी यूज करना चाहेंगे, ना कि पूरी दुनिया के साथ बांटना चाहेंगे हमेशा। क्योंकि ये एडवांस चीजें हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि आपके पास जरूर एज रहे। और AI देखिए सिर्फ अब एक लैंग्वेज मॉडल और बिजनेस के लिए नहीं है। ऑफ कोर्स ये बिजनेस को तो बहुत अच्छे से बूस्ट कर पा रहा है कई जगहों पर, आप देखिए जहाँ AI अडॉप्ट किया जा रहा है। बट नेशनल सिक्योरिटी में देखिए कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है ये। चाइना को तो छोड़िए, देखिए चाइना और US ये दोनों तो ऑफ कोर्स बहुत बड़े प्लेयर हैं। लेकिन आप इजराइल को देखिए, इजराइल ऑलरेडी चुपचाप AI इनकॉर्पोरेट कर चुका है अपने डिफेंस सिस्टम्स में। वहाँ के ड्रोन अपने आप ऑटोनॉमसली प्रोटेक्ट कर पाते हैं और अटैक भी करते हैं अपने एनिमीज पर। तो इस तरीके से बहुत सारा स्कोप है यहाँ पर, अगर आप देखें। इसके बाद ड्राइवरलेस कार टेक्नोलॉजीज, जो ड्राइवरलेस कार्स आ रही है, वहाँ भी AI का एप्लीकेशन है। इसके अलावा US जेट फाइटर बना रहा है जो विदाउट पायलट उड़ रहे हैं और आराम से सारे मैन्यूवर्स वो कर पा रहे हैं। इस तरीके से डिफेंस में भी ये यूज हो रहा है, हर जगह इसका यूसेज है। आप जहां चाहें आप इसे अडाप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए करना होगा अपना खुद का मॉडल डेवलप, ताकि वो आप अपनी कंट्री के लिए यूज कर पाए। नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथ से जा सकती है। आते हैं अगली खबर पर। यह है, इन कॉल विद मोदी पुतिन सेज लावरोव विल रिप्रेजेंट रशिया एट G20 समिट। अब यहाँ पर अभी एक खबर आई कि इंडिया में जो G20 समिट हो रहा है वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन नहीं आ पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंडे को बात की रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, जिन्होंने कन्वे किया कि वो G20 समिट में नहीं आ पाएंगे 9 और 10 सितंबर को इंडिया में। और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव, वो रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर रशिया को। उन्होंने और भी बातें की, जैसे कि इन्होंने डिस्क्लोज किया है कि उन्होंने प्रोग्रेस को रिव्यू किया नंबर ऑफ इश्यूज में, जहाँ पे बात हो रही थी रीजनल और ग्लोबल इश्यूज की, जहाँ पे रशिया और इंडिया दोनों के म्यूचुअल कंसर्न्स हैं। तो यहाँ पर ब्रिक्स समिट के बारे में बात हुई, जो काफ़ी अभी इम्पोर्टेंट था। आपने देखा होगा ब्रिक्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही थी कि किस तरीके से इसका एक्सपेंशन होगा। और रशिया और इंडिया, ऑफ कोर्स अगर कभी कोई बात करें तो कुछ टॉपिक्स हमेशा रहने वाले हैं कॉमन, जैसे कि
सबसे पहले एनर्जी सेक्टर, ठीक है। एनर्जी सेक्टर के ऊपर बात करी, यहाँ पर जॉइंट वर्क ऑन एक्सपांशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के बारे में बात हुई। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखिए इंटरनेशनली भी किस टॉपिक्स पर बात हो रही है आपको ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर जो कंपनीज इन सेक्टर्स में काम कर रही है उनका ही फायदा होने वाला है दोनों देशों में। तो यहाँ पर इंडिया और रशिया किस चीज को बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो एनर्जी सेक्टर में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी कंपनीज को उससे फायदा होगा। इसके बाद यहाँ बात हो रही है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि देखिए इंडिया अपने आप को एक्सपोर्ट हब बनाना चाहता है। हम चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें पूरी दुनिया में, तो एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया जरूर चाहेगा कि हमारे पास और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम बाय रोड कनेक्ट कर पाए दूसरी कंट्रीज को, जैसे कि चाइना करना चाह रहा था अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से, वैसे ही इंडिया भी जरूर करना चाहेगा, चाहे सी रूट हो, लैंड रूट हो, एयर रूट हो। तो यहाँ पर देखिए इन कंपनीज को आपको देखना है जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट में डील करती हैं, इनके ऊपर आपको नजर रखनी हो, क्योंकि आगे इनके लिए अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनली खुलने वाली है अगर इंडिया इस पर ध्यान दे रहा है तो इस तरीके से और कुछ कॉमन टॉपिक से जिनके बारे में डिस्कशन हुई। तो देखते हैं आगे G20 समिट में आगे क्या अनाउंसमेंट्स आती हैं। अभी काफ़ी सारे देशों के जो हेड्स हैं उनसे हमारी बात होनी है, उनसे मीटिंग्स होनी है और काफ़ी चीज़ें डिस्कस होनी है। आते हैं अगले खबर पर। टाइगर ग्लोबल DST ग्लोबल सेल 1.8% स्टेक इन जोमैटो। अब आपने न्यूज़ सुनी होगी, अभी मंडे की ही बात है, जोमैटो में बहुत बड़ी ब्लॉक डील, और यहाँ पे टाइगर ग्लोबल और DST ग्लोबल ये दोनों बहुत बड़े फंड्स हैं जिन्होंने जोमैटो में इन्वेस्ट किया था बहुत ही पहले, तब जोमैटो को शायद बहुत कम लोग जानते हो, और 1.8% स्टेक इन्होंने अब बेच दिया और एग्जिट कर दिया अपने जोमैटो के इन्वेस्टमेंट को। तो टाइगर ग्लोबल और यहाँ पर देखिए टाइगर ग्लोबल एंड बिलियनर यूरी मिलनर्स DST Global on Monday sold 1.8% stake in online food order platform Zomato for 1,412 करोड़। 1412 करोड़ में इन्होंने बेचा है ये ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन से। अब यहाँ पे बायर्स कौन कौन से थे आप ये देखिए, एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, फाउंडर्स कलेक्टिव फंड, मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर, एसोसिएट जनरल, और इसके अलावा ये और भी कुछ बायर्स थे जिन्होंने जोमैटो के शेयर्स को बाय किया। तो आप देखिए कि म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितने ज्यादा बुलिश हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बल्क और ब्लॉक डील डेटा अवेलेबल है, टाइगर ग्लोबल ने कुछ 12.5 करोड़ शेयर्स के करीब अपलोड किए हैं जो थे 1.44%, और अपोलो एशिया ने डिस्पोज किए हैं करीब 3 करोड़ 20 लाख शेयर्स के आसपास, जिसकी वैल्यूएशन है 0.4% शेयर होल्डिंग इन जोमैटो। किस प्राइस पे बेचा है इन्होंने बेचा है 90.10 से लेके 91 के बीच में। तो देखिए शेयर प्राइस से जोमैटो का ऊपर चल रहा था, लेकिन जब भी इतनी बड़ी बल्क डील्स होती हैं तो आप बेच रहे हैं और इतने सारे शेयर्स आप बेच रहे हैं तो आप थोड़ा डिस्काउंट यहाँ जरूर ऑफर करते हैं हमेशा, और ऐसे ही हुआ यहाँ पे। देखिए इन्होंने थोड़े डिस्काउंट पे ऑफर किया, लेकिन डिमांड इतनी थी शेयर की कि शेयर प्राइस फिर भी 2.5% ऊपर था पूरे दिन ट्रेड करते वक्त, और क्लोज भी पॉजिटिव टेरिटरी में हुआ। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है जोमैटो के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होगा। जोमैटो पर वैसे ही बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं बाकी सारे ब्रोकरेजेस के भी, तो हमें जरूर देखना होगा कि आगे क्या होता है। यहाँ पर आते हैं अगले स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक इंडिया में लिस्टेड नहीं है, चाइना में लिस्टेड है। इसका नाम है एवरग्रांडे, और अब ये बन गया है पेनी स्टॉक। 79% क्रैश हो गया है, और मैं आपको बता दूं ये सबसे बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर में से एक था चाइना के, और चाइना में प्रॉपर्टी जो मार्केट है वो बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर आप देखें चाइना के एवरग्रांडे ग्रुप ने लूज किया $2.2 बिलियन और 79% ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू मंडे। ये है पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा इंडेटेड प्रॉपर्टी फर्म, मतलब सबसे ज्यादा लोन है इसके ऊपर पूरी दुनिया में अगर आप सारे प्रॉपर्टी फर्म्स को कंपेयर करें। और ये सेंटर में है इस वक्त चाइना के प्रॉपर्टी सेक्टर में जो क्राइसिस चल रहा है, जहां पर सीरीज ऑफ डेट डिफॉल्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जो भी कंपनीज है इन्होंने इतना लोन लिया, इतने प्रोजेक्ट्स बनाए, बिल्डिंग्स बना दी, और इन्हें हम कहते हैं घोस्ट टाउन्स बना दिए वहाँ पे, मतलब कि वहाँ पर शायद भूत ही रहता है क्योंकि इंसान एक भी नहीं रहता, और ऐसी कई 100 बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल खाली है। तो अब ये लोन तो रीपे कर नहीं पा रही है क्योंकि रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है, लोग वहाँ घर नहीं खरीद रहे कोविड लॉकडाउन के बाद से। तो यहाँ पर सीरीज ऑफ डेट डिफॉल्ट्स हो रहे हैं। स्टॉक 17 महीनों से ट्रेड ही नहीं कर रहा था, सस्पेंड हो गया था, और जैसे ही ट्रेड किया अब देखिए
$2 बिलियन लूज कर चुका है। तो यहाँ पर जो डेवलपर है उन्हें इन प्रोसेस हैं, कई सारे अप्रूवल्स उन्हें मिल रहे हैं अपने क्रेडिटर से और कोर्ट से कि वो डेट को रीस्ट्रक्चर करें। यहाँ पर इसको जो भी क्रेडिटर्स हैं वो वोट करने वाले हैं, जिसमें कहा जाएगा कि इन्हें शायद ज्यादा टाइम दिया जाए अपने उधार को चुकाने के लिए। सर ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम क्रेडिटर्स को अपने डिसीजंस में इंक्लूड करेंगे और ये सब चीजें हैं, लेकिन देखिए क्रेडिटर्स को सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है कि उनका जो पैसा है वो उन्हें वापस मिल जाए, बस।